Hi everyone, welcome to the new video where I'm going to discuss 6 important questions for refraction of light, Maharashtra Board Science A paper. Let's directly deep dive into the questions. The first question is, which is probably an expected question in boards, if the angle of incidence I and the angle of emergence E of a light ray falling on a glass slab are I and E respectively, prove that I is equals to E. बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड वे में जाते हैं. सबसे पहले मेक श्योर दैट आप इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम ज़रूर बनाओ, लाइक प्रूफ का. So this is a glass slab. Let's name this quickly. This is air, this is glass, and this is again air. So I have an incident ray here. फिर हमने normal बना दिया. This is angle of incidence. This is a refracted angle. This is angle R. Very important to draw the diagram because diagram से ही आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड दिस इज़ योर इमर्जेंट रे विथ एन इमर्जेंस एंगल. लेट्स स्टार्ट विथ द राइटिंग पार्ट. सो let the refractive index of air and glass be n of A, which is n of air, and n of G, which is n of glass, respectively. Okay, this is the main stuff. उसके बाद हम डायरेक्टली आ सकते हैं इनके एक्चुअल वर्किंग पे, विच इज़ विल यू बी यूजिंग स्नेल्स लॉ. सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, अच्छा क्या दिख रहा है आपको? द लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. अगर एयर से ग्लास में आ रहा है, सो आई कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बिकॉज ग्लास में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर. अब अगर आप नोटिस करो, एयर से ग्लास में आते वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है. सो आई कैन राइट साइन आई अपॉन साइन आर. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो. नेक्स्ट, अगर मैं सिमिलरली करके ये बोल दूँ, नाउ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एन ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू साइन I1 होगा, बिकॉज अब I1 इज द न्यू एंगल, साइन I1 अपॉन साइन E होगा, राइट. नेक्स्ट इसको बोल सकते हैं हम इक्वेशन 2. अब क्योंकि हमें पता है दैट वी नो दैट, ये लिखना ज़रूरी है, भले ही हमें ना पता हो लेकिन लिखते ज़रूर है, बिकॉज ये हमें आंसर्स याद होने चाहिए. वी नो दैट refractive index of glass with respect to air will be equal to 1 upon refractive index of air with respect to glass. रिवर्स में होता है, राइट. तो अब अगर हम सब्सटीट्यूट करें, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई अपॉन साइन आर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या लिखा था हमने? साइन I1 अपॉन साइन ई. अब हमें मालूम है ये स्टफ ऊपर जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन I1. करेक्ट, ये क्लियर है. अब अगर आप डायग्राम को बहुत केयरफुली देखो, तो यहाँ पर ये जो एंगल आर है, ये देखो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है. ये जो एंगल I1 है और ये एंगल आर है, ये दोनों इक्वल है. सो नेक्स्ट स्टेप में मैं साइन आई की जगह तो साइन आई लिखूंगा, साइन आर की जगह भी साइन आर ही लिखूंगा, साइन ई के जगह भी साइन ई लिखूंगा, लेकिन साइन I1 की जगह लिख दूंगा साइन आर. रीज़न मैंने अभी दिया कि I1 जो है वो आर के बराबर है. कॉमन मिस्टेक, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ. कॉमन मिस्टेक वो ये है कि बच्चे घाई घाई में इसको I1 बोल देते हैं. सो I1 इज इक्वल्स टू आर नहीं है, I1 इज इक्वल्स टू आर है. क्लियर? चलो, सो अब अगर मैं कैंसलेशंस करूँ, तो ये साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया. क्या बचा आपके पास? साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई. साइन से साइन कट रहा है, आई इज इक्वल्स टू ई. सो यहीं पे हम बोल सकते हैं दैट वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, विच इज ई. लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, a very important numerical
है ना, बिकॉज इसकी न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, ये वाला थोड़ा खाली दिक्कत देता है, उसके भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट और गिवन डेटा लिखते हैं, क्या ही कलर यूज करूँ, ठीक है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, तो गिवन डेटा में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3, बी केयरफुल वाइल राइटिंग, और मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 3/2। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब होता है कि लाइट वैक्यूम से पहली बार आया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब है लाइट वैक्यूम से अगेन पहले आया और फिर ग्लास में एंटर किया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमको व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ग्लास और सॉरी नॉट रिस्पेक्ट टू एयर, रिस्पेक्ट टू वाटर बोल रहा है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे थोड़ी कहानी में चेंज है। अब मैं आपको एक ही हिंट दूंगा कि क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो फॉर्मूला ये है n इज इक्वल टू C/V। रिमेंबर, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का फॉर्मूला है। C रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड नीचे क्या होता है V, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। हम ये यूज करेंगे, दिस इज द हिंट। चलो कैसे यूज करना है मैं बता दूं। क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। नाउ आई वुड हाईली सजेस्ट दिस कि आप लोग ना यहाँ पे लिखो, ये लिखना जरूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये पूरा लिखना तो आपको एक आइडिया बेहतर आएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अगर आप नोटिस करोगे पूछा जो है मैं वही करूँगा। सो सोल्यूशन में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि होता है बाय लॉजिक, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर पूछ रहा है तो वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला तो वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। क्लियर। अब आपके पास ना ही वेलोसिटी ऑफ वाटर है ना ही वेलोसिटी ऑफ ग्लास है, तो घाई मत करना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर देना, आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना सी और सी का एडजस्टमेंट किया। अब आप बोलोगे क्यों, अरे अभी 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 ये वाला हिंट दिया था यार, देखो ऊपर ये, ठीक है। अगर आप सी और सी को एडजस्ट करते हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन सी इनटू सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास बराबर सी उसकी जगह पे ही है, बस मैंने उनको इंटरचेंज कर दिया। अब अगर आप नोटिस करोगे मैंने वेलोसिटी ऑफ वाटर और सी एज इट इज लिखा है, लेकिन सी अपॉन वी जी की जगह अब नोटिस करो क्या था, सी अपॉन वी क्या होता है, सी अपॉन वी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या मैं सी अपॉन वी जी की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख सकता हूँ। यहाँ पे रीजन दे दिया मैंने, ये मेरा रीजन है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ लाइट को ये लिख सकता हूँ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो एज इट इज है अपॉन, यहां पे मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब ये बच्चों को जल्दी समझ नहीं रहा ये क्या हुआ। अब नोटिस करो, मुझे एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैसे लिख सकता था, सी अपॉन वीजी लिख सकता था, तो मैंने लिख दिया सी अपॉन वीजी की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या लिखता, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, राइट। लेकिन क्योंकि मेरे पास सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं था, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन सी था, तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, राइट। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल लूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, बस दैट्स इट। मैंने वही लॉजिक यूज किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को नीचे लिख दिया। अब मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा देता हूँ तो मैं कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो क्या हमारे पास ये दो वैल्यूज ऑलरेडी है, एन ऑफ जी और एन ऑफ वाटर ऑलरेडी है। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर एन ऑफ जी देखे तो एन ऑफ जी है हमारे पास 3/2, तो मैं 3/2 लिख दूंगा। उसे हमें डिवाइड करना है, एन ऑफ वाटर विच इज़ 4/3, तो 4/3। अब आप अच्छे से मालूम है आपको क्या होने वाला है, ये 3 जाएगा ऊपर, ये 4 जाएगा यहाँ, तो 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, 4 2 सा हो जाएगा 8, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। बच्चे ये क्वेश्चन में बहुत सारे चीट कोड लगा के 9/8 लाते हैं, वो एक्चुअल तरीका नहीं है, ये है। इसी तरीके से करना, मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब जितने हमारे क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस डायग्राम बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, सो दैट हम ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट को समझ पाए और ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करूँ। यही बोर्ड का पैटर्न अभी चेंज हो चुका है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। अभी ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक वापस से वही सेटअप दिख रहा है ग्लास लैब का, एयर से लाइट रे आ रहा है, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है, रिफ्रैक्टेड रे। सो चलो बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, डेफिनेटली लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है वो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ये हमारा बेसिक आइडिया है। तो मुझे ये पता चल गया ऐसा कुछ होने वाला है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से जाएंगे। वाइल गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास वेयर डिड द लाइट रे बेंड। अब मुझे एक बात बताओ, बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछेगा वो तुमको थोड़ी ना इसके लाइक
इसके चाचा का नाम पूछेगा, राइट? वो सिंपल ही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखो, मैंने जस्ट बिकॉज मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं मुझे पता था कि यही क्वेश्चन आने वाला है। अरे भाई, तुम डायग्राम देख के खुद सोचो कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे पास वहां पे इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन सोचो कि लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर, मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। आप नोटिस करो, व्हाइल गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास वेयर डिड द लाइट रे बेंड। लिखो, जो पता है वही लिखो अच्छे से। तो क्या लिखोगे? द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। कम ऑन यार, अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया I इज इक्वल्स टू E। अब I क्या है? 30 दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर I 30 है तो E भी क्या होगा? 30। सो हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बट यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना I इज इक्वल्स टू E। दैट्स इट। मेहरबानी नहीं करना, 30 लिख के लिख दो। अब एक चीज और, अब आगे का क्वेश्चन समझाने से पहले मैं तुम्हें और बेसिक चीज समझाऊं। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा। क्लियर? जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट वापस से बढ़ जाएगा। एक और चीज याद रखो, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे वेलोसिटी कम हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा। तो अब ये थर्ड वाला सवाल समझते हो जाएगा। विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज व्हेन गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम? माय आंसर इज यस। हाँ, वो लाइट की स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज वो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहा है? रेयर मीडियम में। आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम। अब आपको लगेगा सेम तो क्वेश्चन है सर, वापस से वही 30 डिग्री दे दिया ना। अब रुको, यहाँ पे एक चीज समझानी है। बहुत से बच्चों को देख के समझ में आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा एरर नहीं है, यहाँ पे छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। व्हाइल गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? अब जितनों ने डायग्राम में देखे तुरंत 30 डिग्री बोला, तुम गलत हो। 30 डिग्री नहीं है आंसर। क्यों 30 डिग्री नहीं आंसर? अब द एक्चुअल आंसर इज 60 डिग्री। अब जिनका दिमाग चल रहा है वो ये सोच रहा है कि अच्छा सर ने 30 का डबल किया 60, तुम फिर भी गलत हो। 30 का 60 डबल नहीं, 30 का डबल 60 नहीं हुआ है भाई। आप नोटिस करो, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। व्हाट इज नॉर्मल? इट इज 90 डिग्री, राइट? तो 90 में से मैंने 30 माइनस किया तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, सरफेस के साथ नहीं। आई होप यू हैव गॉट दिस। सो 90 में से 30 माइनस करूंगा तो जो आंसर 60 आएगा वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल? अब बहुत ही जगह यहाँ पे बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे ही मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बच्चे तुरंत तुक्के मारना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 है तो मुझे लग रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 होगा, मुझे लग रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 होगा। क्यों? क्योंकि सर ने बोला है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है। तुम ये बराबर बोल रहे हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है। कितना कम होता है, एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, ये तुम नहीं बता सकते। वो तो तुम्हें स्नेल्स लॉ यूज करके कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सो प्लीज डायरेक्ट वैल्यू मत देना, तुम्हें सिर्फ बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ क्या हुआ। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है। हाँ, मैं ये जरूर लिख सकता हूं दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सॉरी कम होना चाहिए, मैंने ज्यादा लिखा, माय बैड। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? 60 डिग्री। तो तुम्हारा जो आर है वो 60 से कम होगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि 60 से एग्जैक्टली कितना कम होगा, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलो नेक्स्ट, स्टेट द वैल्यू ऑफ इमर्जेंट एंगल। अब तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 आया था ऊपर, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 60 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जवाब तो तुम खुद दो यार, कम ऑन। व्हाट डज द वेलोसिटी, हाउ डज द वेलोसिटी चेंज व्हेन गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम? मैंने पिछले सवाल में दूसरा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की थी। क्या होता है? सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल डिक्रीज। आई होप ये क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई वुड एक्सपेक्ट यू टू राइट इट इन लॉन्ग फॉर्म। द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम विल डिक्रीज। आप पूरा लिखो, आपको पूरा मार्क मिलेगा। ये मैंने आपको समझाना, मेरा मेन इंटेंशन है मैं समझाऊं और क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो है, मेरा अप्रोच वहां पर है। चलो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बिफोर इवन स्टार्टिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं तुम्हारे साथ वो चीजें डिस्कस कर लूं कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि पूरा का पूरा टोटल जो लाइट है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्शन का मतलब मालूम है, लाइट का बाउंस बैक होना। रिफ्रैक्शन का मतलब था लाइट का दूसरे मीडियम में आना। ये क्लियर है। चलो अब क्या बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, क्या दो की कॉन्सेप्ट है भाई।
TIR तभी ही हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी ही हो सकता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए। स्ट्रिक्टली अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तुम सोचोगे भी नहीं TIR के बारे में। देखो TIR तो दूर की बात, लेकिन सोचना ही शुरू कब करोगे, जब लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयरर। पक्का। इसकी दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन मीट होनी चाहिए तो ही दूसरी कंडीशन पे जाओगे, पहली कंडीशन ही मीट नहीं हुई तो दूसरे का तो सवाल ही नहीं उठता, और TIR का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता। तो चलो वापस से रिपीट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, तुम्हारे घर से क्लास तक नहीं, तुम्हारे घर से स्कूल तक नहीं, जाना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि लाइट का जो इंसिडेंट एंगल, अब तुम्हें मालूम है इंसिडेंट एंगल किसके साथ बनता है, इंसिडेंट रे के साथ। तो जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब क्या होता है क्रिटिकल एंगल, डोंट वरी, वो मैं अभी क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए हैं। चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। दिख गया तुम्हें, दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ। अब आप बोलोगे कि सर कहाँ से आपको पता चल रहा है ये TIR। देखो पहली बात यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, ये वाटर है और ये एयर है। समझ में आ रहा है लाइट वाटर से एयर जा रहा है तो लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, मतलब मैं TIR के बारे में सोच सकता हूं। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मैं TIR के बारे में सोच सकता हूं। पहला बोला है एट पॉइंट बी द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ व्हाट विद द नॉर्मल। अब पॉइंट बी पर आ जाओ, जूम कर देता थोड़ा, पॉइंट बी पर आए। पॉइंट बी पर रेड वाला जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे ने क्या एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, तो 90 डिग्री बनाया, तो वो लिख दो। चलो अब मैंने याद है तुम्हें बोला था कि तुम्हें पता कैसे चलेगा क्रिटिकल एंगल क्या है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो एंगल, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो एंगल तुम्हें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बना के दे, जो एंगल तुम्हें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बना के दे, वही एंगल क्रिटिकल एंगल है। एक सेकंड जूम करना जरा। क्या ये 45, अच्छा 45 क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बराबर I है। क्या ये 90 डिग्री R है, हाँ सर, तो इसको बोल दिया I, इसको बोल दिया R। तो जो एंगल तुम्हें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 बना के दे, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 बना के दिया इसने, किसने, 45 ने, इसी एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर। अब ये क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मेरा बोलना तुम्हारा समझाना ये जरूरी है। वापस से जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि सर 45 होगा तो 90 हो जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये 42 भी हो सकता था। अब मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्ट जवाब देता हूँ, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री होता है। मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा वो चीज़। अब समझा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल विद द रिफ्रैक्टेड रे, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा। तो चलो क्वेश्चन में पता चल गया। अच्छा दोनों तो ये पूछा है व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बताओगे? साथ में अभी बताया था स्टार्टिंग में क्या है, व्हाट आर द टू कंडीशंस। तो पहला कंडीशन, द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। क्लियर, ये पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? अरे सेकंड कंडीशन समझाने के लिए तो क्रिटिकल एंगल समझाया। सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि पहली बात तो क्रिटिकल एंगल ढूंढते आया आप लोग को। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? एक क्लास बार, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल व्हिच हेल्प्स यू फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल विच इज विद द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये 45 डिग्री में, एक सेकेंड, ये 45 डिग्री मेरा क्रिटिकल एंगल हो गया। अब TIR कब होगा? जब तुम्हारी एक इंसिडेंट रे का जो एंगल है, अब देखो इंसिडेंट रे का एंगल ये होता है I। अगर ये I इस IC से, IC क्यों बोला? क्योंकि क्रिटिकल एंगल है। अगर ये तुम्हारा I इस IC से ज्यादा हो गया तो अब जो लाइट है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, TIR देखो, नोटिस करो यहां पे, ये लाइट है इंसिडेंट रे, इसका जो एंगल था I वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, इसीलिए अब लाइट ने क्या किया, TIR, मतलब पूरा का पूरा लाइट अंदर आ गया उसी मीडियम में, फॉर्मिंग अ V। ये मैं हमेशा बोलता हूँ V बनना चाहिए डेंसर मीडियम में V, तो वो TIR हो गया। तो चलो क्या है दूसरा कंडीशन? दूसरा कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर, मतलब होना ही होना चाहिए, देन क्रिटिकल एंगल विच इज I ग्रेटर देन IC। कुछ बच्चे I ग्रेटर देन IC लिख के आते हैं, फिर मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं होगा यार, ये पूरा लिखना पड़ेगा। स्टेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, चलो लिखे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? सर 90 डिग्री। अरे गलत है भाई, 90 डिग्री तो वो एंगल है जिसने तुम्हें बताया
कि भाई नीचे वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है, तो एंगल क्या है 45 डिग्री। जरूरी है 45 होगा ना? नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री होता है। मतलब अगर तुम्हें ग्लास में TIR करवाना है, ऐसा V बनवाना है, तो लाइट ग्लास से जाना चाहिए, कितने एंगल पे जाना चाहिए? 42 से ज्यादा। तो जैसे ही वो एंगल 42 से ज्यादा होगा, वो लाइट ग्लास में ही वापस से आ जाएगा, जिसको हम TIR बोलते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। चलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन वाटर, बोल दिया हमने। चलो, एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वापस रिपीट करता हूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, पता है। अब मैं तुम्हें बता भी दूं एक्चुअल वैल्यूज क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5। अभी अपन ने फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन में शायद देखा था, हाँ सेकंड क्वेश्चन, 3/2। 3/2 क्या होता है? 1.5। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3 विच इज 1.33। सो समझ में आ रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर का कम है। बोल ही रहा है ना यार वो, ठीक है। क्या बोला है? कंप्लीट द रे डायग्राम। अब तुम सोचो क्या बोला था मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट कितनी ज्यादा बेंड होगी या कितनी कम बेंड होगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, वाटर का कम है, इसका मतलब ग्लास लाइट को ज्यादा बेंड करेगा और वाटर लाइट को कम बेंड करेगा। अब अगर तुम दोनों में कंपेयर करो, ज्यादा बेंड कौन करवा के दे रहा है? ग्लास। कम बेंड कौन करवा के दे रहा है? वाटर। सो हु इज अकॉर्डिंग टू यू रेयर एंड हु इज अकॉर्डिंग टू यू डेंसर? कम ऑन यार। सो क्या हुआ? ग्लास इज डेंसर एंड वाटर इज रेयरर, ये बताना था। क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा मीडियम क्या है। सो हमेशा याद रखो, जितना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना डेंस मीडियम, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना रेयर मीडियम, वैसा। तो अब क्योंकि लाइट, अब क्या बोला है? कंप्लीट द डायग्राम। क्योंकि लाइट कहां से कहां जा रहा है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तो डेफिनेटली लाइट कहां बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलो लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करवा देते हैं। नहीं हुआ बेंड। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। हाँ, मैं एक सजेशन और दूंगा, टिप है ये, कि भले ही आपको बोला नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से कंप्लीट कर दिया करो, बहुत इंपैक्ट होता है। IR मार्क कर दिया करो। चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स वाटर? चलो, अभी पीछे लॉजिक किया था, क्या बोला था मैंने? अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी। अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है तो लाइट की सॉरी, इफ लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो लाइट की स्पीड कम होगी। आई एम सो सॉरी। अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो लाइट की स्पीड कम होगी। अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी। अब क्योंकि हमें पता है कि ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है, मतलब डेंसर से रेयर आते वक्त लाइट की स्पीड बढ़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। अब आगे का आप लोग लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ये आपसे एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट, इफ द लाइट वाज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एक सेकेंड। पहली बात तो ये क्रिटिकल एंगल आया मतलब TIR आया। अब तुम खुद सोचो, TIR में मैंने क्या बोला था अभी? TIR का बात ही तब करोगे जब लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है। क्या लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है? हाँ बिल्कुल। तो मैं TIR के बारे में सोच सकता हूं, क्योंकि दो कंडीशन थी TIR की। पहली कि लाइट डेंसर से रेयर जाना चाहिए, तो मेरी पहली कंडीशन मीट हो गई। अब वो खुद बोल रहा है सामने से कि अगर इफ द लाइट वाज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब ये जो एंगल है ना आई, अगर ये आई उसने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मार दिया। अब क्या है क्रिटिकल एंगल, यहां पे हमें नहीं मालूम है। वो बोल रहा है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मार दिया आई तो क्या होगा? क्या होगा भाई? विच फिनोमेना अकर्स? अगर क्रिटिकल एंगल, दूसरी कंडीशन मीट हो गई ना, आई ग्रेटर देन IC, तो व्हाट फिनोमेना इज अकर्ड? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, विच इज TIR। एंड ये कहाँ पर दिखता है हमें? डे टू डे लाइक हमारे नेचर में ये हमें दिखता है रेनबो के अंदर। I guess we have completed all the questions. Thank you so much for being here in this video lecture till the end. One more thing, मैंने जो पिछला वाला वीडियो सोल्यूशन वीडियो अपलोड किया था on most important question for gravitation, वहाँ पे अगेन एक बच्चे ने पॉइंट किया, एक छोटा सा मिस्टेक था। बिकॉज वीडियो बनाते टाइम हम कॉन्शियस हो जाते हो, तो एक छोटा सा मिस्टेक था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं बाद में उसको मेंशन भी कर दूंगा। मिस्टेक ये था, हमें प्रूफ करना था न्यू टाइम पीरियड इज 2√2 टाइम्स t। अब आई एम नॉट श्योर, मैंने वापस वो PDF देखा नहीं है। मैंने जहाँ तक मुझे मालूम है, बच्चे ने मुझे बताया था, मैंने ये 2 लिखा ही नहीं है, सिर्फ √2 टाइम्स t प्रूफ कर दिया। बट वो अलग बात है, मैंने नीचे यही मिस्टेक है, मतलब एक्चुअली डेरिवेशन था 2√2t प्रूफ करना था, और मैंने √2
क्वेश्चन में भी लिख दिया और जहाँ तक मुझे मालूम है फाइनल आंसर में भी √2t ही लिख दिया या फिर 2√2 लिखा होगा। ये मिस्टेक है, बेसिकली वो क्वेश्चन में मिस्टेक है। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट मिस्टेक, दैट इज 2√2t, दिस इज द आंसर। So I hope everyone has understood this. Please do share this with as many students as possible. Thank you so much.